हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आई होप हमारे द्वारा जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उससे आपको काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन वीडियोस से। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व किया था। उसमें 100 प्रश्न हमने सॉल्व किए थे जनरल स्टडी के। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें। एग्जाम में जाने से पहले इन वीडियोस को जरूर देख के जाएं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखने चाहिए। इसी क्रम में आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2012 का प्री परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं। इसमें भी हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जनरल स्टडी के। वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे लोअर पीसीएस प्री परीक्षा 2012 का ये पेपर है। 100 प्रश्न इसमें रहेंगे सामान्य अध्ययन के। पहला प्रश्न देखिए, विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। शतरंज के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, आपको बताना है। भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है, तो पहला वाला ही गलत हो गया। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ हुई है और जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। ये सभी सही हैं, पहला वाला गलत है। अगला देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो सब आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में ये अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है लुधियाना। अगला प्रश्न देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि आईआरडीपी कब शुरू हुआ था? 1952, 1980, 1964, 2001। तो इसका राइट आंसर है 1980। देखिए, वैसे आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ये 1978 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 1978 में इसको लॉन्च किया गया था और ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1980 से। ठीक है, तो शायद इसी कंफ्यूजन में इसको डिलीट किया गया था। हालांकि 1980 भी इसका राइट आंसर माना जा सकता है और ये सही होना चाहिए था, लेकिन बाद में आयोग के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अपने स्तर पर भी। आईआरडीपी 1978 और 2 अक्टूबर 1980 से ये शुरू हो गया था। अगला देखिए, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट लागू होने की तारीख क्या है? देखिए, मैंने आपको वैट के बारे में पहले भी बताया था। वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने कि सेल्स टैक्स को प्रतिस्थापित किया था। ठीक है, तो ये लागू हुआ था भारत में 1 अप्रैल 2005। तो उत्तराखंड में भी लागू हो गया था 1 अप्रैल 2005, लेकिन अगेन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि इसको क्यों डिलीट किया गया। तो 1 अप्रैल 2005 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो मैं आपको क्लेरिफिकेशन भी दे रहा हूं, आप इसको जरूर चेक कर दिएगा। इसके बाद तो आप देखिए, वैट को तो क्या कर दिया गया है? प्रतिस्थापित कर दिया गया है। वैट की जगह पर आप क्या आ गया है दोस्तों? जीएसटी आ गया है। ठीक है, यानी कि गुड एंड सेल्स टैक्स। ठीक है ना, तो गुड एंड सर्विस टैक्स, सॉरी मैंने गुड एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए, ये आपका जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये वैट को रिप्लेस कर गया है। अब वैट नहीं लगता, अब इसकी जगह पर जीएसटी लगता है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो आपका जो अभी जो टोटल आपके 40 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे उसको खत्म करके ये हमारे देश में 2017 से लागू हो चुका है। ठीक है, तो अब तो फिलहाल जीएसटी पर ही आएंगे क्वेश्चन। अगर आएंगे तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड के 2011 के बजट में पूंजी व्यय, ठीक है, यानी कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको कितने प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, अब ये प्रश्न भी दोस्तों आयोग के द्वारा डिलीट किया गया है। तो इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं आयोग को जब ये प्रश्न बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरह से सेट करते हैं। तो इसका मैं अभी 2011-12 को तो छोड़े, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब होना चाहिए 2021-22 का। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताऊं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाने की व्यवस्था की गई है 29% के अराउंड पे। ठीक है, तो आप ये याद करके जाइएगा कि 29% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 29% बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी जरा देख लेते हैं। अब देखिए, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि जो गंगा की नदियां, मैंने आपको बताया था सहायक नदी के बारे में। देखिए, आप
जब ये प्रश्न को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं हमने एक प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग फॉर्म में पढ़े हैं। हमने पढ़ा कि भाई गंगा की कौन सी सहायक नदी होती है। अब ये कौन सी, अभी कैसा प्रश्न आ गया कि भाई उत्तर वाहिनी, उत्तर वाहिनी का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जो उत्तर की ओर को बहती है। वैसे सबकी ओर को, वैसे सब कहाँ की ओर को बहती है, दक्षिण की ओर को। देखिए गंगा है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे मिली कोसी, ठीक है, घाघरा, गंडक, ठीक है, लेकिन सोन ऐसे मिलती है। तो सोन अगर ऐसे मिल रही तो ये कहाँ की ओर को बह रही है, ऊपर की ओर, क्या है, उत्तर है ना। तो भाई उत्तर वाहिनी है, तो ये उत्तर वाहिनी यानी उत्तर की ओर को जो जाती है, यानी कि नीचे दक्षिण की ओर से मिलती है और उत्तर की ओर को बहती है, तो वो सोन है। ठीक है, तो काफी अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किसने फ्रेंच ओपन 2011 का महिला एकल खिताब जीता। उस समय पर तो लीना ने जीता था। अब हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, 2021 में। तो 2021 में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता, महिला का भी जान लीजिए और पुरुष का भी जान लीजिए। तो भाई पुरुष तो है नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच, इनका आपने नाम सुना होगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, महिला की अगर हम बात करें तो महिला है बारबोरा क्रेसिकोवा। ठीक है, बारबोरा क्रेसिकोवा, ये इन्होंने जीता है। ठीक है, चेक रिपब्लिक की हैं ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो बारबोरा क्रेसिकोवा ने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला वुमेन्स का सिंगल टाइटल जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 35वें राष्ट्रीय खेल जिस राज्य में आयोजित किए जाएंगे वह है। तो भाई 35वें तो केरल में हो गए। ठीक है, अब मेन है कि भाई अब होने वाले हैं 38वें। ठीक है, तो 38वां आप ध्यान रखना, 38वें की जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड को। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न बन सकता है। ठीक, और 37वें छत्तीसगढ़ में, अभी 37वें हुए नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये बात चल रही है 38वें की, क्योंकि अभी कोविड के कारण काफ़ी सारे वो हो गए ना, एक्सटेंड होते चले गए। तो 38वें की जिम्मेदारी उत्तराखंड के, 37वें छत्तीसगढ़ में। तो आप ऐसे करके याद करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है। अटाकामा रेगिस्तान ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अटाकामा रेगिस्तान का भी प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ पर है। तो दोस्तों ये चिली में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में चिली में अटाकामा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, अटाकामा में। ठीक है, मतलब चिली में अवस्थित है। तो अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में चिली में अवस्थित है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। अगला देखिए, निम्न महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जो आप इस तरह से देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक किसको है, एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भूमि, यानी कि डेंसिटी की बात हो रही है कि जहाँ पर डेंसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, यानी कि वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, काफ़ी कम है। तो इस तरह से ये प्रश्न को आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक, तो प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक उसको होगी जो पर स्क्वायर किलोमीटर में जहां कम लोग रहते होंगे। ठीक है, अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भाई ये कहाँ पर है, अफ्रीका में सहारा जो रेगिस्तान है, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, अगला देखिए, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं। तो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं शंकुधारी वन, भाई आपने देखा होगा ये क्रिसमस ट्री कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ ठंडा होता है तो शीतोष्ण क्षेत्र ना। तो भाई शंकुधारी वन जहाँ पाए जाते हैं वो होते हैं जनरली शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जनरली क्या मतलब, वहीं पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जैविक खाद के रूप में दोस्तों एजोला को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मॉडम के बारे में मैंने आपको बताया था। मॉडम एक ऐसी हार्डवेयर युक्ति है जिसमें अंतरा पृष्ठ में कौन होते हैं, टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक है, मॉडम की मदद से हम क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर इक्विपमेंट को जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, सीपीयू। सीपीयू का क्या तात्पर्य है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं, 1+1 का द्विआधारी योग क्या होगा। देखिए 1+1 को जब आप ऐड करते हैं तो 1+1 क्या बनता है, 0 बनता है, और एक कैरी आगे को चला जाता है। जैसे हम ऐसे ऐड करते हैं ना 1 1, तो ऐसे क्या होगा, 1+1 क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये आगे एक कैरी चला जाएगा, तो 0 तथा 1 कैरी। ठीक है, ये
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाइनरी, जब हम डिजिट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो द्विआधारी यानी कि जो बाइनरी समेशन होता है, ठीक, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी देख लूँ यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है, बाइनरी एडिशन, ठीक है, 1+1 रिजल्ट, ठीक। तो कभी कभार क्या होता है ना, हिंदी में भी कुछ चीज़ें टिपिकली समझ में नहीं आती। और जैसे www है, इसका विस्तृत रूप क्या है, तो ये कौन है, इसका विस्तृत रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। अब ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कई बार, टिम बर्नर्स-ली। तो कंप्यूटर के तो मैं आपको प्रश्न बता चुका हूँ, जरूर देखें उस वीडियो को, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो मैंने कंप्यूटर पर आधारित वीडियो बनाई है। रेशम कीट जिस पर पनपता है दोस्तों, वो किस पर है, सहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट पनपता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है जनरली दोस्तों, विनाशक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि आपकी उपयोगी फाइलों को नष्ट कर सकता है। तो उपयोगी प्रोग्राम तो नहीं हो सकता, फायरवॉल तो उल्टा क्या होता है, सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कितने बार ये प्रश्न आ गया है हमारे सामने, 11 जुलाई को बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रक्षालन मशीन, प्रक्षालन मशीन का मतलब होता है शायद वॉशिंग मशीन, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन किस का कार्यप्रणाली सिद्धांत क्या है, तो इसका दोस्तों आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण, ये इसका कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या है, अपकेंद्रीकरण, इसका जो कार्यप्रणाली का सिद्धांत है वो आपका क्या है, अपकेंद्रीकरण है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर कौन नहीं है, तो देखिए, चुंबकीय टेप ये हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, हार्डवेयर हैं। लेकिन असेंबलर आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। असेंबलर तो आपका क्या है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला देखिए, बुलियन बीजगणित के अनुसार a.a.a का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, a.a बराबर a होता है, तो अगर आप a.a.a करेंगे तो a के बराबर आता है, तो C वाला इसका सही है, ठीक है। तो बुलियन जो अलजेब्रा है इसके अनुसार आप a.a.a करेंगे, चाहे 5 करो तो a के ही बराबर होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में अवस्थित है, ठीक है। ये पूछी जाती है, 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उत्तरकाशी में ये अवस्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि थोड़ा मैथमेटिक्स और रीजनिंग से है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं किस तरह से इस प्रश्न को किया जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ट्रेन 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है और 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को वो 2 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की आपको लंबाई निकालनी है। सबसे पहले आप क्या निकालिए कि भाई ट्रेन 2 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। तो कितनी दूरी तय करेगी, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई हमें निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड गुणा टाइम, यानी कि चाल गुणा समय। तो अब देखिए, चाल, इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को आप चाहो तो ऐसे ही लिख दो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम है, ये मिनट में है, तो आप मिनट को क्या कर दीजिए दोस्तों, किस में चेंज कर दीजिए आप इसको, क्योंकि ये दोस्तों मिनट है तो मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 मिनट है तो इसको आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या मिल जाएगा आपको, देखिए आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी कि ये कट जाएगा तो डी मिल जाएगा, यानी कि डी बराबर हो गया 2 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों इसने 2 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। अब जो 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर की, उसमें से जो 1.5 किलोमीटर है वो लंबी सुरंग है, तो 2 किलोमीटर में से आप क्या कर देंगे, 1.5 किलोमीटर को माइनस कर देंगे, तो आपका 0.5 किलोमीटर बच जाएगा, यानी कि 500 मीटर, यही क्या रही होगी, ट्रेन की लंबाई रही होगी। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप इसको फिर से समझिए, जब आपकी ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो वो साथ ही साथ अपनी लंबाई को भी पार कर रही है, यानी कि 2 चीज़ें, एक तो देखिए दोस्तों वो क्या कर रही है, एक तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लस ये सुरंग की लंबाई, इन दोनों को पार कर रही है ना। तो यानी कि जो उसने 2 मिनट में जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो इसने 2 किलोमीटर करी,
ठीक है, 2 किलोमीटर। और 1.5 किलोमीटर लंबी तो क्या है, खुद अपने आप में सुरंग है। तो भाई आप क्या कर देंगे कि भाई 2 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर को माइनस कर देंगे सिंपली, तो क्या बच जाएगा, 500 मीटर बच जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न मुझे पता है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड, जिनका नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहता है, उनके लिए काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा रीजनिंग लगा के कर सकते हैं। आगे देखिए, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे, तो वो थे ई एटकिंसन, ठीक है। ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए प्रश्न, इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका अध्यक्ष चुना गया है। देखिए उस समय तो थी क्रिस्टीना लेगार्डे, ठीक है। इस समय कौन है, इस समय पर भी नाम ऐसी है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आप इसको याद रखिए, इस समय पर ये है। तो IMF का जो प्रमुख है वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। उस समय पर थी क्रिस्टीना लेगार्डे, अजीब सा नाम लिख रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब ये हैं इस समय पर IMF की अध्यक्ष, ठीक है। अगला देखिए, जो क्लिंकर थ्योरी है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये दोस्तों काल प्रभाव यानी कि एजिंग से संबंधित है, ठीक है। तो जो क्लिंकर की थ्योरी है वो एजिंग से संबंधित है। आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। Y2K समस्या के बारे में मैंने आपको बताया था। ईयर 2000 के अंदर जो समस्या आई थी, कैलेंडर से रिलेटेड समस्या, वो कंप्यूटर से रिलेटेड थी, तो ठीक है। गठिया यूरिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद जो आवाज़ का प्रदूषण है वो डेसिबल में मेजर किया जाता है, वो तो हमें पता है भाई, ध्वनि है, ध्वनि को डेसिबल में ही मेजर किया जाता है। तो लेकिन एडोब है वो दोस्तों, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वो एक हार्डवेयर नहीं है। तो जो डी वाला है वो गलत है, ठीक है। एडोब का आप यूज़ करते होंगे, एडोब फोटोशॉप, ठीक। और एडोब जैसे PDF को खोलने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर है वो, कोई भी आपका एक मतलब एक हार्डवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नगर भारत का चौथा धूम्रपान रहित नगर घोषित हुआ, तो शिमला था। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होते हैं, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस अभिक्रिया से पैदा होती है, किसकी अभिक्रिया होती है, तो वो होती है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो उससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि आग को बुझाने के काम में आती है, ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय में केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी, किस राजनीतिक दल की सरकार थी, तो उस समय पर कौन थी, NDA, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न देखिए, आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ये सभी मैंने अभी आपको जो फिजिक्स के क्वेश्चन बताए थे और बड़े स्मार्टली आपको करवाए थे वो क्वेश्चन, तो देखने उसी में से ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से आप क्या करते हैं, पवन का वेग यानी कि वायु का वेग नापा जाता है। सिस्मोग्राफ से आप क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। इसके अलावा हाइग्रोमीटर होता है, वो आपकी आर्द्रता को मापने के लिए यूज़ होता है, जबकि बैरोग्राफ वायु दाब को मापने के लिए मेजर किया जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्या बनेगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला देखिए, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में होती है, तो भाई विंटर लाइन की घटना कहाँ होती है दोस्तों, मसूरी में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है वैसे। और अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्टली आप आंसर भी याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 720, वैसे होता है 716 के अराउंड पे इसका निकलेगा। मैं आपको बता दूं कैसे, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। अच्छे मतलब फिजिक्स वाले जो बंदे हैं उनको ये प्रश्न नहीं आएगा देखा जाए तो। देखिए 1 ग्राम बर्फ़ है, जब आप क्या करते हैं इसमें अवस्था परिवर्तन करते हैं। देखिए होता क्या है कि अब आप जब 1 ग्राम बर्फ़ को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, बर्फ़ से पानी बनाएंगे, है ना। अब आपकी पहले क्या होगी, अवस्था चेंज होगी। ठीक है, तो अवस्था चेंज में आपका क्या जो फॉर्मूला होता है, जो हीट होता है, क्योंकि वहाँ पर लेटेंट हीट का फॉर्मूला आता है। ठीक है, मास
इनटू जो आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। अब गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला, गुप्त ऊष्मा आपको पता होनी चाहिए कि जो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब ये पानी है, ये आपका, ये जो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री पानी में बदल गई, ठीक है। अब आप इसको गर्म करेंगे, तो जब आप गर्म करेंगे तो जो फॉर्मूला लगेगा वो निकलेगा mc∆T, ठीक है। यानी कि जब आप इसको 100 डिग्री तक पूरा गर्म करेंगे और फिर उसके बाद 100 डिग्री में जब ये गर्म हो जाएगा, पानी से अभी भाप बनेगा, यानी कि फिर से इसकी अवस्था में चेंज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा m × L। अब ये वाली जो L है ये गुप्त ऊष्मा है आपकी भाप की, और ये गुप्त ऊष्मा है आपकी बर्फ़ की, ठीक है। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 80, और जो मास है वो आपका, यानी आपको कितना दे रखा है 1 ग्राम बर्फ़, ठीक है, प्लस इसका मास आपका A1 है, और C का मतलब है स्पेसिफिक हीट, ये भी 1 ही होती है। ΔT यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, यानी कि 100 में से कितना चेंज आया, 100 डिग्री से 0 में, मतलब 0 से 100 यानी कि 100 डिग्री का ही चेंज है, प्लस मास आपका कितना है 1, और ये जो लेटेंट हीट होती है भाप की, ये होती है 536, ठीक है, 536 कैलोरी पर ग्राम। तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 716, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, 2 बार तो अवस्था में परिवर्तन है, पहले आपका बर्फ से पानी और फिर पानी से भाप, तो यहाँ पर आपकी लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला भी लगेगा, और बीच में क्योंकि टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में आपका क्या हो रहा है कि भाई अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसके बाद 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, तो mc∆T वाला फॉर्मूला लगेगा। तो काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आर्ट वालों को तो इसको सीधे सीधे याद करना चाहिए, 720 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पता है, पर कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, उसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम को उसको बोला जाता है, जैसे कि अभी हमने पिछला वाला प्रश्न को डिस्कस किया था, ठीक है। तो भाई जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है ROM होती है, यानी कि रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने की वाली जो गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, भाई किसके रूप में की जाती है, भाई LPG होती है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड के रूप में होती है, यानी कि तरल के रूप में वो होती है, ठीक है। तो तरल के रूप में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, LPG। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही आंसर आपको देना है। उत्तराखंड का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक मुख्यतः वन आच्छादित है, ये भी सही है। और भाबर पाद प्रदेश में अधिकतम मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते, तो सी वाला ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तो सभी सही इसका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर A और B सही दिया गया है, मेरे हिसाब से ये गलत है। ABC तीनों के सही है, क्योंकि भाबर क्षेत्र में अधिकतर क्या होता है, मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेता है, इसको हाइड्रा बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रा एक ऐसा जीव होता है, रक्त नहीं होता लेकिन वो सांस लेता है। अगला देखिए, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था, इसका मेन कारण दोस्तों यही था कि यहाँ का जो असंतुलित विकास और पिछड़ापन था, इस कारण से ही पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, क्योंकि क्या होता है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि अधिक प्रेशर होता है जिससे कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और कम समय में खाना पक जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल HMT का कारखाना कहाँ अवस्थित है, देखिए किस तरह से प्रश्न रिपीट होते हैं। रानीबाग नैनीताल में ये अवस्थित है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा में हमारी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, बिल्कुल ये आपको याद करने हैं, कई बार ये प्रश्न आते रहते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, कारण क्या है, उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं, तो बिल्कुल सही है। तो AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका आंसर गलत दिया गया था आयोग के द्वारा, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क ही सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। अष्टभुज, देखिए मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, बाकी वैसे तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से निकालते हैं, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो सीधे सीधे आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, n-3/2, ठीक है। यहाँ पर n का मतलब है भुजाओं की संख्या, जैसे अष्टभुज है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 8, तो 8
गुणा 8-3/2, तो ये हो जाएगा भाई 8 गुणा 5/2, 8 पंजे होता है 40, 40/2 कितना हो गया 20। इस तरह से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। माना अगर ये षटभुज होता तो 6 गुणा 6-3/2, ऐसे करके आप सीधे सीधे याद कर लो, 2 तियाँ होता है 6 और 3 तियाँ हो जाता है 9, तो ऐसे करके आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है भाई? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो भाई चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो दोस्तों इनको लाहौर में दफन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? तो वो दोस्तों कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना को दृष्टिपटल बोला जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, जो रेटिना है, रेटिना पर ही इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है। आइरिस हमें क्या करती है? ज़्यादा जैसे प्रकाश होता है उससे बचाती है, ठीक है। कॉर्निया में क्या होता है? जो आपका ऑपरेशन के टाइम पे हम कहते हैं ना कि कॉर्निया वाला जो भाग है आई का, वो निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिन्हें टीवी पर के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट करते हैं? तो आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू यानी का मतलब हो गया लाल, हरा और नीला, ठीक है। दोस्तों मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कभी किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि कभी कोई गलती अगर हमसे हो जाती है तो आप उसको जरूर करेक्शन कर लें, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति किस लिए थी? तो ऊषा मेहता ने क्या किया था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन में की बेला में कांग्रेस में गुप्त रेडियो का संचालन किया था। तो कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन ऊषा मेहता के द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? तो कौन से रोग का कारण नहीं होता भाई? एड्स। एड्स का क्या होता है? विषाणु होता है, ठीक है। HIV जो वायरस होता है, तो एड्स क्या है? वायरस, ठीक, विषाणु। निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1981 में, ठीक है। 1981 में MS-DOS सबसे पहले आया था, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? ट्रांजिस्टर नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति नहीं है, कंपाइलर एक आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंपाइलर के बारे में अभी हमने पढ़ा था। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा उन्नति हुई थी? तो देखिए, जहांगीर के समय पर मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, जहांगीर का शासनकाल, ठीक है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है दोस्तों? मृत सागर में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है? तो बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी गुलाम वंश के, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का है, ठीक है। अगला देखिए, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। थोड़ा सा इसको, ये थोड़ा हिंदी में टिपिकल पड़ रहा, अगर आपको हिंदी में टिपिकल पड़ता है तो आपको यहाँ से सिंपल लगेगा कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं, अ मीन्स ऑफ स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एड्रेस, है ना। मीन ऑफ स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी, आपको क्या कहते हैं? किसी की लोकेशन को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एड्रेस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ, एक सेकंड जरा मैं देख लूँ, ठीक है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है? तो किसके मापन में होता है? अभी हमने देखा डेसिबल किसका यूज होता है दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता में इसका यूज होता है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम 238 का यहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वैसे भी यूरेनियम का प्रयोग होता है, यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 का, ठीक है। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का।
ठीक है। बीटी बैगन क्या है दोस्तों? ये आनुवांशिकी रूप से एक परिवर्तित बैगन है, तो इसको बीटी बैगन नाम से जाना जाता है। ठीक है। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वो क्या था दोस्तों? जो टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन था उसके विरुद्ध लड़े थे, क्योंकि जो टिहरी राज्य में वहाँ का कुप्रशासन था, वहाँ की जनता पर काफ़ी अत्याचार होते थे। और 1938 में मैंने आपको बताया था कि जो हरिपुरा अधिवेशन था, तो वहाँ पर निर्णय लिया गया था कि जितने भी ये जो देसी रियासतें हैं, यहाँ के राजाओं के अत्याचार से जनता को मुक्त कराना है, तो जो वहाँ की जनता है वो क्या करेगी? विद्रोह करेगी। और इसीलिए उस समय पर जो श्रीदेव सुमन थे, इन्होंने देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 में जनवरी में। ठीक है। तो आगे इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान कौन सा है? वो है फूलों की घाटी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो भाई गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। अब तो बहुत ईजी है, तो मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर अवस्थित है? वशिष्ठ गुफा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि ये चमोली में अवस्थित है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई उत्तरकाशी आयोग इसका सही आंसर मानता था, इसने भी उत्तरकाशी माना था, बाद में इसको चेंज कर दिया था। और वैसे भी देखिए चमोली में ही अवस्थित है वशिष्ठ गुफा। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग में है, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर पर है ये। तो ये टिहरी में ही, मैं जल्दबाजी में बोल गया दोस्तों, टिहरी में अवस्थित है। मैं बहुत जल्दबाजी में बोल जा रहा हूँ। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर अवस्थित है? टिहरी। टिहरी और उत्तरकाशी यहाँ हमेशा दिक्कत रहती है ना। तो जो वशिष्ठ गुफा है ये आपकी टिहरी में अवस्थित है। उत्तरकाशी आयोग मानता था, लेकिन इसको अब बाद में चेंज कर दिया। भाई जो टिहरी जो हरिद्वार जो मार्ग है ना, तो वहाँ पर जो ऋषिकेश से ये 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो वशिष्ठ गुफा और इसके अलावा जो वशिष्ठ आश्रम है, ये सभी वहीं पर ही अवस्थित हैं। तो ये आप टिहरी ही मान के चलिए। ठीक है। तो टिहरी में ही ये अवस्थित है। ठीक है। बार बार इसके लिए उत्तरकाशी आता है। ठीक है। मतलब टिहरी और उत्तरकाशी में हमेशा से डिबेट रही है। अगला प्रश्न देखिए। भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। गोलू देवता मंदिर किस जनपद में अवस्थित है? वह है। अब ये प्रश्न भी थोड़ा सा डाउट वाला है। गोलू देवता मंदिर दोस्तों नैनीताल में भी है और अल्मोड़ा में भी है। तो पहले इसका आयोग के द्वारा अल्मोड़ा दिया गया था आंसर, बाद में डिलीट कर दिया, क्योंकि अल्मोड़ा में भी है, नैनीताल में भवाली में भी गोलू देवता का ही मंदिर है। ठीक है। और चितई अल्मोड़ा में भी गोलू देवता का मंदिर है। तो इस तरह से गोलू देवता का मंदिर, ये आंसर डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में जो ख्यात वैज्ञानिक है वो कौन है दोस्तों? जे मेंडल। ठीक है। जे मेंडल आनुवांशिकता के जनक। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अब कितने बार ये प्रश्न आएगा? कोसी कटारमल में, अल्मोड़ा में अवस्थित है। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? के.एम. पडिक्कर के द्वारा दोस्तों ये बुक लिखी गई है। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक थी कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, प्रथम महिला डीजीपी। आगे बढ़े। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सी प्राकृतिक आपदा आती रहती है? तो कौन सी आती है भाई? भूस्खलन। ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है? भूस्खलन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। सिस्मोमीटर क्या मापता है? ये भूकंप को मेजर करता है। आगे देखिए। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो वो है संस्कृत को। ठीक है। जून 2010 से हमारे राज्य में उत्तराखंड की जो द्वितीय राज्य भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है। जनवरी 2010 से। ठीक है। और पहली तो क्या है? हिंदी है, हैं? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप यानी किस देश का मॉडल पर्यटन का विकास किया जा रहा है, यानी कि किस देश के अनुसार पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो वो है स्विट्जरलैंड। ठीक हो गया। स्विट्जरलैंड के अकॉर्डिंग पर्यटन का विकास किया जा रहा है। आगे देखते हैं। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं? ठीक है। तो भाई कौन से व्यक्ति हैं जो गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं? उपनाम भी आते रहते हैं। तो कौन है? लोकरत्न पंत। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5। ठीक है, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है? तिल्लियों की कुल संख्या कितनी है भाई? 24। ऐसे भी प्रश्न आते थे कभी। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? जगवाल, ठीक है, जो जगवाल है दोस्तों ये गढ़वाली भाषा में बनी हुई फिल्म है। ठीक है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? जाड़, ठीक है, जाड़ किससे संबंधित दोस्तों? ये भोटिया से संबंधित है। ठीक है, शौका, जाड़, भोटिया। ठीक, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उस समय पर तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी की बात करें तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन को बनाया गया। ठीक है, ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो कभी कभार पूछा जा सकता है, अभी हाल में ही इन्होंने इंडियन आइडल भी जीता था 12वें नंबर का, तो पवनदीप राजन, इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? तो किस पर है दोस्तों? ये है भागीरथी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बनती हैं, तो ये देवप्रयाग में बनती है। ठीक है, जो हमारा पंचप्रयागों में से एक है। आगे देखिए, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है उसका नाम क्या है दोस्तों? हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री नाम से विक्रय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो प्रश्न है थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक, अब श्रीमद् भागवत गीता रहस्य हम हमेशा पढ़ते हैं, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो जो गीता रहस्य के लेखक हैं वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था, तो ये प्रश्न भी देखा जाए तो सब जगह से गलत है, क्योंकि जो प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी, जनवरी 1939 में। अभी मैंने आपको बताया था प्रजामंडल के बारे में, तो ये यहाँ तो कहीं पर भी नहीं की गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिलीट हो गया था प्रश्न। इसके बाद देखिए, इनमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभयंकर देसाई उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी कौन है? जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, RS चौहान। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सी व्याख्या असत्य है? ठीक है, कौन सी व्याख्या असत्य है? जो भारत की कृषि पर जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, तो कौन सी व्याख्या इसमें असत्य है? जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती। तो इसका राइट आंसर है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ये अब कहना एक तरह से ट्रू नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो कौन थे? पोर्तुगीज, यानी कि पुर्तगाली। ठीक है भाई, आए भी सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको याद रखना, पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष रखना पड़ा। ठीक है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का जो तेल है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो उसका घनत्व क्योंकि पानी के घनत्व से कम होता है, तो इसलिए मिट्टी का तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, घनत्व अगर पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है तो वो क्या होता है? एंग्लो इंडियन, यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो कौन है अभी? जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन इस समय पर 71वें विधायक हैं जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होते हैं। पहले कौन थे? EV गार्डनर। अभी तक टोटल 4 हो गए हैं। ठीक है, मतलब 4 बार हो चुके हैं, वैसे तो 3 ही हुए हैं, तो EV गार्डनर ने 2 बार अपना रिपीटेशन किया है कार्यकाल। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आगे के जो प्रश्न हैं वो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पर आधारित हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको आप ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।